30 जुलाई को लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट अभी क्रूज फेज में है। अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर उतरने में, और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये रोवर मार्स पर कैसे उतरेगा। और हाँ, अगर आपको ज्ञान पसंद है तो इस वीडियो को गेम ना समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 फरवरी 2021 इस दिन पूरे दुनिया की नज़र होगी नासा JPL की तरफ, और JPL की नज़र होगी मार्च 2020 की तरफ। मार्च 2020 का स्टेटस जानने के लिए नासा स्पेसक्राफ्ट से आए टेलीमेट्री सिग्नल को रिसीव करता है, लेकिन ये डाटा करंट स्टेटस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए टेलीमेट्री के हिसाब से अभी 11 मिनट बचे हैं उतरने में, लेकिन असलियत ये है कि स्पेसक्राफ्ट कब का लैंड कर चुका है। यह टेलीमेट्री डिले डिस्टेंस के कारण होता है, लेकिन मैं आपको बताने में डिले नहीं करूँगा। तो ये है हमारा स्पेसक्राफ्ट। इस वक्त एंट्री होने में 10 मिनट बचे हैं और स्पेसक्राफ्ट फाइनल प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे स्मॉल थ्रस्टर फायर करके खुद को रीओरिएंट करना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हीट सील का फेस एंट्री ट्रैजेक्टरी की तरफ हो। एंट्री होने में 10 मिनट क्रूज स्टेज सेपरेट कर दी जाती है। इस क्रूज स्टेज में होते हैं रेडियो, सोलर पैनल एंड फ्यूल टैंक्स। इस स्टेज का इस्तेमाल पावर सप्लाई एंड ट्रैजेक्टरी करेक्शन के लिए होता है, लेकिन अब इस स्टेज की ज़रूरत नहीं है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सभी फ्लाइट कमांड स्पेसक्राफ्ट खुद संभालता है। एंट्री से कुछ मिनट पहले स्पेसक्राफ्ट क्रूज बैलेंस मास डिवाइस सेपरेट कर देता है। यह कई एडिशनल वेट होते हैं जिनका इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट को संतुलित करने में होता है। और अब शुरू होते हैं स्पेसक्राफ्ट के 7 मिनट ऑफ टेरर, जिसमें शामिल है EDL यानी एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग। स्पेसक्राफ्ट 20,000 किलोमीटर पर हॉवर की स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, यानी मार्क 16। एंट्री की वजह से स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो जाते हैं। 80 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी पीक हीटिंग। हीट सील के कारण एरोसेल का अंदर का तापमान सिर्फ रूम टेम्परेचर तक ही जा पाता है। 90 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी बहुत तेजी से घटेगी, जिसे कहते हैं पीक डिसेलरेशन। बैक सेल पे लगे स्मॉल थ्रस्टर फायर कर स्पेसक्राफ्ट अपना एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ लिफ्ट एडजस्ट कर सकता है। इस टेक्निक को गाइडेड एंट्री कहते हैं। इससे स्पेसक्राफ्ट सही डाउन रेंज टारगेट के पाथ पर बना रहता है। कुछ ही सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी हाइपरसोनिक से कम होकर सुपरसोनिक हो जाएगी, यानी मार्क 1.2, और इसी वेलोसिटी पर स्पेसक्राफ्ट पैराशूट डिप्लॉय करेगा। लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट को सही टाइमिंग पर करना होगा, वरना स्पेसक्राफ्ट अपनी टारगेट लैंडिंग साइट पर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए परसिवेरेंस एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिसका नाम है रेंज ट्रिगर। यह स्पेसक्राफ्ट से लैंडिंग टारगेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, फिर सही टाइमिंग पर पैराशूट डिप्लॉय करता है। इस पैराशूट को तकरीबन सरफेस से 11 किलोमीटर एटीट्यूड पर डिप्लॉय करा जाएगा, जिससे 20 सेकंड के अंदर ही स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी 360 माइल्स पर आवर हो जाती है। अब वेलोसिटी इतनी कम है कि हीट सील की ज़रूरत नहीं है। हीट सील सेपरेट होने के बाद रोवर पहली बार मार्स सरफेस देखेगा। एटीट्यूड का पता लगाने के लिए स्पेसक्राफ्ट रडार का इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए सरफेस की तरफ सिग्नल भेजे जाएंगे। यह सिग्नल सरफेस से बाउंस होकर स्पेसक्राफ्ट की तरफ वापस आएंगे, और फिर स्पेसक्राफ्ट एटीट्यूड कैलकुलेट कर लेगा। इसी बीच EDL के लिए स्पेसक्राफ्ट एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिसका नाम है टेरेन रिलेटिव नेविगेशन। इसमें एक स्पेशल कैमरे का इस्तेमाल होगा जो सरफेस के लैंडमार्क को आइडेंटिफाई करेगा। फिर उन लैंडमार्क को रोवर अपने ऑन बोर्ड मैप से कंपेयर करेगा। अगर सरफेस के फीचर रोवर के मैप से मैच कर जाते हैं तो रोवर पता लगा लेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। मिशन टीम ने रोवर के उतरने के लिए एक सेफ लैंडिंग जोन चुना है। साथ में रोवर उतरने के लिए सबसे सुरक्षित स्पॉट ढूंढेगा। थिन मार्टिन एटमॉस्फेयर के कारण पैराशूट व्हीकल को सिर्फ 200 माइल्स पर आवर की स्पीड तक ही कम कर पाते हैं। इसीलिए बैक सेल में रोवर के अलावा कुछ और भी है, जिसे डिसेंट स्टेज कहते हैं। यही स्टेज 8 इंजन की मदद से रोवर की स्पीड कम करेगी और रोवर को सुरक्षित लैंडिंग स्पॉट तक ले जाएगी। इसीलिए सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर रोवर बैक सेल से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होते ही डिसेंट स्टेज अपने रेट्रो इंजन चालू करती है। डिसेंट स्टेज रोवर को सिलेक्टेड लैंडिंग साइट तक ले जाएगी। एटीट्यूड 70 फीट पर वेलोसिटी तकरीबन 1.7 माइल्स पर आवर हो जाएगी, जो कि रोवर की फाइनल डिसेंट स्पीड है।
अगर डिसेंट स्टेज और रोवर दोनों एक साथ उतरे तो डिसेंट स्टेज सेपरेट होते वक्त रोवर के इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए JPL ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसे स्काई क्रेन कहते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल पहले भी क्यूरियोसिटी रोवर उतरने के लिए कर चुका है। सरफेस से 20 मीटर ऊपर टचडाउन से 12 सेकंड पहले स्काई क्रेन मैन्यूवर करा जाता है, जिसमें 6 मीटर लंबी केबल्स के जरिए डिसेंट स्टेज रोवर को नीचे उतारती है। फिर रोवर व्हील्स और लेग्स को लैंडिंग पोजीशन में लॉक करता है और फाइनली डिसेंट स्टेज रोवर को लैंड करवा देती है। रोवर के सेंसर कंफर्म करते हैं कि व्हील सरफेस पर है, तभी डिसेंट स्टेज से कनेक्टेड केबल्स काट दिए जाते हैं और फिर डिसेंट स्टेज रोवर से उड़कर दूर चली जाती है। और फाइनली परसिवरेंस के 7 मिनट ऑफ टेरर पूरे होते हैं। रोवर के टचडाउन कंफर्म होने की खबर ग्राउंड कंट्रोलर को 11 मिनट बाद मिलेगी। लेकिन आपके मन में शायद ही एक सवाल आया होगा कि पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, इन सभी रोवर्स के उतरने के तरीके को काफ़ी आसान और सुरक्षित बनाया गया था, तो फिर क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर के उतरने के तरीके को इतना मुश्किल क्यों बनाया है? ऐसा करने के कई रीज़न है। जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस रोवर का वजन काफ़ी ज़्यादा है नासा के पहले रोवर्स की कंपैरिजन में। अगर इन हैवी रोवर्स को एयर बैग्स के जरिए लैंड करवाया जाए तो हो सकता है हैवी वेट और रफ टेरेन के कारण एयर बैग्स एक्सप्लोड हो जाएं। अगर JPL इसका सॉल्यूशन निकाल भी ले तो हो सकता है टचडाउन के दौरान रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान पहुंचे। लेकिन नासा का न्यू एरियल टेक्निक कमाल का है। हम सब उम्मीद करेंगे कि ये रोवर हमारे नाम के साथ मार्स पर सुरक्षित उतर जाए। और आने वाली वीडियो में हम जानेंगे सैंपल रिटर्न मिशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा और साथ में मार्स लेज़र कम्युनिकेशन के बारे में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे।